न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता उजागर, बिहार मंत्री परिषद ने 43 प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रजा शांति पार्टी अध्यक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे का दावा किया। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गौरव भाटिया का आरोप, कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता उजागर। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान ने कांग्रेस की आदिवासी विरोधी सोच को उजागर कर दिया है। भाटिया ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया है। राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को उन्होंने मुर्मुरा जी कहकर अपमानित किया और अंत में उन्हें भूमाफिया कह डाला। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस बार बार संविधान और लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है तो उसके प्रति समान। सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे, और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे
पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भू माफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है, अगर कोई परिवार भू माफिया है तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार मंत्री परिषद की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी। बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि राज्य परिषद की बैठक में कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला युवा आयोग के गठन का है। यह आयोग 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के हितों के लिए बनाया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। मुख्य सचिव के मुताबिक आयोग उन सभी युवाओं से जुड़े मामलों पर काम करेगा जो राज्य के बाहर काम या पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक या डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार है या आर्थिक रूप से कमजोर है। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रजा शांति पार्टी अध्यक्ष के ए.के. पॉल का बड़ा दावा। 34 साल के सेवा अधिकारी ने पार्टी से जुड़ने को दिया इस्तीफा। दिल्ली में प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष ए.के. पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि 44 वर्षों की सेवा देने वाले आंध्र प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी टीओ ने देश सेवा के लिए इस्तीफा दे दिया है। पॉल ने कहा, यह चौंकाने वाली है और ब्रेकिंग न्यूज है कि ऐसे अधिकारी अब देश के भविष्य के लिए राजनीतिक में उतरना चाहते हैं। I am here with shocking and breaking news that the senior police officer like Theo, who served 34 years as a senior officer, yesterday resigned from Andhra Pradesh to serve the nation. All you retired officers are meeting me but scared of joining, but join Gadaranna. Chief Secretary Danamaya AS
Chief Secretary Roshayas, DGP Sanglianas, how courageously they joined, like Mr. Venkatesh from Brahmin community. Let us keep the caste system. Those three parties are caste-oriented parties, we know. Corruption-oriented parties, we know. Praja Shanti Party will give hope to the youth with employment, women with equality, children the great future, nation to become the greatest nation on the earth. There is hope. Therefore I came after leading 155 nations and advising. Don't trust people like Kavita, who got out of bail from prison, now promoting BJP, going against her own brother and father. When she was MLC, MP, she didn't fight for anybody. Even for own percent, 1% of her own upper caste people, she didn't fight. And today she's talking about BCs, SCs. What a joke. So don't be fooled by these package stars. Like we have one in Andhra Pradesh, actor, who joined CPI, CPM, BSP, TDP, blasted BJP, Congress, then again joined BJP. No. Let us have a stable country with economic growth, solving these problems, make India the #1 in the world, and teach lesson to President Trump, who is threatening us and our country with various kind of threats. A right, strong leadership is needed. For that, we must all work together. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, अब इलाज के लिए मिलेंगे 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस सेवा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की जनता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, अब राज्य के लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त और कैशलेस मिलेगा, वे भी केवल वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाने पर। सीएम मान ने कहा, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, लेकिन इलाज के लिए सबसे पहले पैसे मांगे जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग इलाज नहीं करवाते क्योंकि खर्च उठा नहीं सकते, वे खुद को किस्मत के हवाले कर देते हैं। गुरदास मान साहब दी लाइनां ने, बाकी दे काम बाद पहला सेहत जरूरी है। सो सेहत की गल जो चलती है तो इलाज आंदा उत्ते, जो इलाज की गल चलती है तो पैसा आंदा उत्ते, जो पैसे की गल चलती है फिर ये देखा जाता आप इलाज कराने के काबिल है या नहीं। बहुत सारे घर, बहुत सारे इस वक्त पंजाब दे विच आ कैमरे चल रहे हैं, मैनू सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। बहुत सारे है जे बजुर्ग, बहुत सारे घरां च लोग इहो जे ने जिहड़े ये कह चुके ने कि मेरा इलाज ना कराओ, मैनू परमात्मा ते छड्ड दिओ, जिस दिन सवास पूरे हो गए दाग ला दिओ। जे इलाज कराउण दे चक्करां च पै गए, जिन्नी क हैगी है जमीन विक जूगी ਜਾਂ जिन्नी की प्रॉपर्टी है विक जूगी, इलाज ना कराओ, छड़ दो, मैनू कुदरत ते छड़ दो। लोगों ने हाथ खड़े करते जिंदगी नूं, बिकॉज पुरानियां सरकारां ने कोई ध्यान ही नहीं दिता। मतलब पीपल जस्ट गिव अप कि साडे तां हाथ खड़े ने जी, इन्नी की जिंदगी हुंदी है बस। साडे पिंड, मैं हैरान होया केजरीवाल साहब, साडे पिंड एक बंदे की डेथ हुई ते पिंड च लड्डू वंडे गए। मतलब कि वो तो बहुत बजुर्ग, कोई 90 साल का, 95 साल का, 100 साल का होके मर जे तो लड्डू वंडते। मैं कहा यार ये तो बंदा ही 55-56 साल का सीगा, लड्डू वंडते। कहते अजकल जिंदगी इन्नी की है सर, अपने पोते का मुंह देख गया बहुत है। मैनू इन्ना दुख होया, उदों मैं MP नहीं सी, उदों मैं कलाकार के तौर पर सी। मैं कहा यार पीपल जस्ट गिव अप कि असी सरेंडर ही करता लाइफ के बस साढ़े तो 55-56 साल ही है बस। बड़े बंदे जिਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ज़्यादा तो साड़ी तो इन्नी की होंगे, साढ़े को इलाज वास्ते पैसे है नहीं, कर जाइए कितने फिर।
फिर मैं उदे सोचा, मैं क्या रब्बा जे किते कोई मौका देता ना, 1 साल भी किते ਵਧਾਤਾ जिंदगी का किसी का, इदू बड़ा कोई पुन्नी है नहीं जी, इदू बड़ा कोई खंड पाठ है नहीं जी, इदू बड़ा कोई हवन है नहीं जी, जे तुसी किसी दी जिंदगी च वाधा करता। अज असीं वो कर लगे। 10 लाख रुपया तो सीधा ही हरेक दा ही है। आओ परमात्मा ना करे कि आना पवे, पर आओ बड़े बड़े हॉस्पिटल उहदे विच इंपैनल्ड, इलाज कराओ, बाद देखांगे पैसे का हिसाब किताब, बाद देखांगे। नहीं तो पैसे देख के इलाज कराने हैं जी, पहला पैसे देखे जाते हैं फिर इलाज होंदा। ये थोड़ी चलूगा कि पहला बंदे की जेब देखोगे तो जेब के थल्ले तो दिल होंदा, पहला जेब देखोगे फिर उदू थल्ले वाला पासा देखोगे, पहला दिल देखो, जेब बाद देख लांगे यार। जेब का काम सरकार दा है, जेब सरकार बन जूगी थोड़ी, कोई गल नहीं, पर दिल तो ठीक करो पहला। सो इस करके अज का दिन बहुत वड्डा है कि डॉक्टर साहब नूं, मैं मंत्री साहब नूं बधाई देना चाहना। बड़ा उन्होंने दिन रात मेहनत की, परदे के पिछे भी बहुत सारे साडे दोस्त मित्र बैठे जिहड़े जिन्हां ने मेहनत कीतियां कि किवें हो सकता है, बजट कित्थों आऊगा, की करना है, किन्ने क तक की होऊगा। पहले तो नीले पीले कार्डां 'च ही फसे रहे ना आपां, अजे कहीं कोई नीला पीला कार्ड नहीं, सीधा ही जो पंजाब दा वासी है उहदा इलाज होऊगा ही। नीला या पीला या हरा या कोई कार्ड नहीं देखा जाऊगा, कल्ला वोटर कार्ड आधार कार्ड देखा जाऊगा, बस दैट्स इट। सो मैनू बड़ा चंगा लग रहा कि मैं कोई पुराने जन्म च पुण्य किते होने कि यह काम जिहड़ा वो जिस वेले मैं मुख मंत्री हाँ पंजाब दा, तो उस वेले काम हो रहा है। पुराने जन्मां दे कोई किते होने, कोई कीड़ियां नूं चौल चूल पाते होने, किते किसी गां नूं पेड़ा देता होना है ना, तां फिरदे इत्थे, नहीं तो इत्थे कौन पुछदा जी, दुनिया आउंदी है ते दुनिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप, एआईएडीएमके का विरोध। एआईएडीएमके कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ था, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन को अवैध करार कर दिया। एआईएडीएमके नेताओं ने इस कार्यवाही को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और कहा कि डीएमके सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஒரு சுகாதாரத்துக்கு உண்டான 7 அறை இருக்குது. 7 அறையில ஒரே ஒரு அறை கூட ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர் இல்ல. இப்படிப்பட்ட நிர்வாகம் இன்னைக்கு வேலூர்ல மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிடல் கொடுக்குறாங்க. அதை கண்டிச்சு முத்தூர் சுப்பிரமணியன் அண்ணன் எடப்பாடியாரோட ஆணைக்கிணங்க பொறுப்பாளர் வருகை தந்துள்ளார். இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமாக காவல்துறையை ஏவல்துறையாக வைத்து இன்னைக்கு அடக்குமுறை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாவட்ட
वीडियो आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से ही देश की तरक्की संभव, बोले केजरीवाल। छत्तीसगढ़ में आयोजित स्वास्थ्य कार्ड वितरण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की तरक्की को सीधे तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ा है। उन्होंने कहा, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश में सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध न हो। उन्होंने द्विपक्षीय युद्ध के बाद जापान और जर्मनी के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने तबाही के बावजूद अपनी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य को रखा और आज वे दुनिया की अग्रिम अर्थव्यवस्था है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को भी शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध ना हो। मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया, जर्मनी तहस नहस हो गया और उसके बावजूद अगले 20-25 साल के अंदर ये दोनों देश फिर से दुनिया के पहले 10 देशों के अंदर आके खड़े हो गए। सिंगापुर को 1963-1965 में आज़ादी मिली और अगले 15-20 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया के नक्शे के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्यों? आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए। इन सभी देशों ने केवल और केवल एक काम किया, अपने हर नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी को फ्री शिक्षा और फ्री सेहत का इंतजाम इन लोगों ने किया। ये काम हमें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सबसे पहला काम करना चाहिए था, हर गांव में स्कूल खोलना चाहिए था और हर गांव में एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल खोलना चाहिए था। वो काम हमने नहीं किया। कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा अगर हमारे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो काम बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ काम है, एक आम आदमी की जिंदगी को सुधारने का काम है। यही असल में राष्ट्र निर्माण का काम है। और राष्ट्र निर्माण और क्या है? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मनसे का मीरा भयंदर में विरोध मार्च। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा भयंदर क्षेत्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं ने यहां एक विरोध मोर्चा निकाला। ये विरोध मोर्चा हाल ही में सामने आई उस घटना के खिलाफ था जिसमें मराठी भाषा में बात करने पर एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारा गया। मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उनका विरोध हिंसा के खिलाफ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। रॅलीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं साहेब काही हे नाही, पण
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फडणवीस ने भाजपा सांसद दुबे की टिप्पणी को बताया अनुचित। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जारी विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। फडणवीस ने भाजपा सांसद दुबे की हालिया टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए कहा कि इससे जनता के बीच भ्रम और गलतफहमियां पैदा होने का खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाषा को लेकर किसी भी तरह की असहिष्णुता या विवाद देश की एकता और सौहार्द को कमजोर करता है। पहिली गोष्ट तर अशी आहे की निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळेस ती जिवंत ठेवण्याचं काम हे छत्रपती शिवरायांनी केलं, छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं आणि त्यानंतर मराठ्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये त्या ठिकाणी आपली संस्कृती जिवंत ठेवण्याकरता परकीय आक्रमकांच्या विरुद्ध लढाई केली। आपल्याला माहिती आहे की पानिपतची लढाई देखील मराठे जे लढले होते, अहमदशाह अब्दालींनी त्यांना स्पष्टपणे तहाचं पत्र दिलं होतं की मला जो पाकिस्तानमध्ये आता पंजाब आहे तो पंजाब पासून पेशावर पर्यंत हा मुलूक आम्हाला देऊन टाका, बलुचिस्तान आम्हाला देऊन टाका आणि उर्वरित भारत हा मराठ्यांचा असं आम्ही मान्य करू। पण मराठ्यांनी ते मान्य केलं नाही। मराठे तोही मुलूक अखंड भारत वाचवण्याकरता त्या ठिकाणी पानिपतच्या लढाईला गेले होते। त्यामुळे हा मराठ्यांचा इतिहास आहे आणि आजही देशाच्या जीडीपी मध्ये सर्वात जास्त कॉन्ट्रीब्युशन देणारा आमचा महाराष्ट्र आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाचं कॉन्ट्रीब्युशन या देशाच्या इतिहासामध्ये आणि या देशाच्या वर्तमानामध्ये कोणीच नाकारू शकत नाही आणि जर कोणी नाकारत असेल
तर ते अत्यंत चुकीचं आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब और गुजरात के चुनाव, अरविंद केजरीवाल का ऐतिहासिक भाषण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के लिए सोमवार को स्थानीय लोग और कार्यकर्ताओं से उनका धन्यवाद दिया। लुधियाना में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत इस बात का सबूत है कि पंजाब की जनता को हमारी काम का राजनीति ही पसंद है। जनता ने हमारी सरकार के काम पर फिर से अपनी पक्की मुहर लगाई है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की 2 जगह शानदार जीत हुई है। एक हम लोग लुधियाना पश्चिम की सीट जीते और दूसरा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जहां पे 30 साल से बीजेपी की सरकार है। वहां पे बीजेपी को हिला पाना लगभग नामुमकिन है। वहां से भी आम आदमी पार्टी उपचुनाव में भारी बहुमत से 17,000 से ज्यादा वोट से जीती है वहां पे गुजरात के अंदर। वहां पे बीजेपी इतनी बौखला गई है कि जैसे ही हमारी जीत हुई, अभी परसों हमारे वहां पे दूसरे विधायक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा ये मानना है वो जितने मर्जी जुर्म करेंगे, जनता उतनी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ती जाएगी। लुधियाना का चुनाव और गुजरात का चुनाव, ये दोनों सेमीफाइनल हैं। गुजरात में भी और पंजाब में भी 2027 में चुनाव है। पंजाब में फरवरी 2027 में और गुजरात में दिसंबर 2027 में। और मैं मानता हूं कि ये दोनों उपचुनाव सेमीफाइनल थे और ये इस तरफ इशारा करते हैं कि 2027 में पंजाब और गुजरात भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। पिछले 3 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने जबरदस्त काम किया है। और लुधियाना की ये जीत एक तरह से ठप्पा है। लोगों ने अपनी मोहर लगा दी कि लगे रहो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, हम भी आपको खूब वोट देंगे। आम आदमी पार्टी के अच्छे काम पे जनता ने मोहर लगाई है और कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये ऐसे ही गालियां देते रहते हैं। इनके पास कोई, लुधियाना के चुनाव में मैं देख रहा था, आम आदमी पार्टी कह रही थी हमें वोट दो, हम आपकी बिजली अच्छी करेंगे, पानी अच्छा करेंगे, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी करेंगे, नशा खत्म करेंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। हम पंजाब की तरक्की के लिए वोट मांग रहे थे। और कांग्रेस और बीजेपी वाले किस लिए वोट मांग रहे थे? उनका एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दे पे वोट मांग रहे थे बीजेपी और कांग्रेस वाले। केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है। बोले संजीव अरोड़ा अगर जीत गया तो केजरीवाल राज्यसभा चला जाएगा, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोको। तो एक दिन मेरे से मान साहब ने पूछा, कहते हैं सर आपको राज्यसभा जाना है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। तो कहते हैं सर क्लैरिफाई कर दो बाहर जाके कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, इनको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने दो। मैंने कहा चुनाव के बाद क्लैरिफाई करेंगे। चुनाव के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने ऐलान करा कि केजरीवाल को राज्यसभा नहीं जाना। लेकिन चुनाव के पहले मैं इनको उलझा के रखना चाहता था। इनका पूरा चुनाव, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी एक ही मुद्दे पे चुनाव था
केजरीवाल को राज्यसभा, अरे जनता को कोई लेना देना नहीं है केजरीवाल को राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना है। जनता को और 100 समस्या है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता है, जनता की सड़क टूटी पड़ी है, जनता को पानी की समस्या है, जनता को बिजली की कोई पार्टी बात नहीं करती। और ये बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सेटिंग है भाई साहब। सवेरे 11 बजे बिट्टू कांग्रेस, वो कौन था आपका कैंडिडेट, आशु, सवेरे 11 बजे आशु प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दिन में 3 बजे बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दोनों में अच्छी सेटिंग थी, अच्छी जुगलबंदी थी। सवेरे एक करेगा, दिन में दूसरा करेगा। सवेरे दोनों का एक ही मुद्दा था, दोनों मिलके लड़ते हैं, उनका दोनों पार्टियों का एक ही दुश्मन है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों की राजनीति खत्म कर दी आम आदमी पार्टी ने। अभी मैं गुजरात गया था, गुजरात में मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोग बोले जी भाई बहन है, कुछ लोग बोले जी पति पत्नी है। आपको क्या लगता है? ये प्रेमी और प्रेमिका हैं, ये ना भाई बहन है ना पति पत्नी है, ये रात के अंधेरे में छुप छुप के मिलते हैं और सारे गलत काम करते हैं, मिलके लड़ते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं, और ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि समाज को इन दोनों की शादी पसंद नहीं है। तो ये दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं मिलके लड़ते हैं। अब जनता के सामने आ गया, पंजाब में भी, दिल्ली में भी ये दोनों मिलके लड़े, और पंजाब में अभी ये लोग मिलके लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी शानदार काम कर रही है। अच्छी राजनीति ये कहती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो, गंदी राजनीति मत करो। हम लोगों ने नशे के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध छेड़ा। कौन लाया था पंजाब में नशा? यही लोग नशा लेके आए थे। पिछले 15-20 साल में हमारे से पहले की जो सरकारें थी, इन तीनों पार्टियों की सरकारें थी, हमारे से पहले की जो सरकारें थी वो नशा लेके आई। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा लेके घूमते थे, नशा बेचते थे उनके मंत्री, वो नशा लेके आए। आज एक सरकार आई है पंजाब के अंदर जो नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़े हुए है। बड़े बड़े नशा तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। सारा पंजाब खुश है, माएं बहनें आशीष दे रही हैं, और ये तीनों पार्टियां हमारा मजाक उड़ाती हैं, हमारे गालियां देती हैं कि नशे के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा गया है। अभी एक बहुत बड़े इनके नेता को गिरफ्तार किया, नाभा जेल में गया है। जैसा अभी मान साहब ने बताया, इनको समझ नहीं आया क्या करें। जिस दिन उसको गिरफ्तार किया, कांग्रेस वाले कहते हैं तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता उनके समर्थन में उतर के आ गए। 3 दिन बाद बोले नहीं नहीं गलती हो गई, माफी मांगने लग गए, नहीं ठीक किया ठीक किया। इनको समझ नहीं आ रहा, एक दिन कुछ बोलते हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा, अकाली दल को समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या जवाब दें। हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी बहुत शानदार काम हुआ। अभी मान साहब ने बताया 2017 के केंद्र सरकार के भारत के सर्वे में पंजाब 29वें नंबर पे था। आपकी पार्टी की सरकार ने इतना शानदार काम किया कि आज पंजाब 1 नंबर पे आ गया पूरे देश के अंदर। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, बच्चों ने खूब कड़ी मेहनत करी है। अफसरों ने, हमारे मंत्रियों ने, एमएलएज ने खूब कड़ी मेहनत की है। तब ये 3 साल के अंदर हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया। सारे पूरे गांव-गांव के अंदर जो स्कूल थे, 8000 से ज्यादा स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनवाई है। बाउंड्री वॉल नहीं थी पहले स्कूलों के अंदर, टॉयलेट नहीं होते थे, स्कूलों में टॉयलेट बनवाए हैं, सफाई करवाई है, टॉयलेट साफ करवाए हैं, स्कूलों की सफाई करवाई है, सिक्योरिटी गार्ड लगवाए हैं। पहले बच्चे नीचे दरी पे बैठते थे, अब सारे स्कूलों में डेस्क का इंतजाम किया है। तो जनता बड़ी खुश है कि ऐसा काम हमने पहले कभी नहीं देखा।
तो जनता की मांग के ऊपर जगह जगह हर स्कूल में, एक बार अभी 1-2 महीने पहले हर स्कूल के अंदर उद्घाटन किया गया, कहीं पे दीवार का उद्घाटन, कहीं पे टॉयलेट का। इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने खूब मजाक उड़ाया हमारा। कहते जी देखो ये तो दीवार का उद्घाटन कर रहे हैं, तो टॉयलेट। जनता ने जवाब दिया सोशल मीडिया पे जाके इनको। जनता कहती है तुमने 75 साल में क्या किया? ये तुम्हारे कुकर्म है कि आज स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है, आज स्कूलों के अंदर डेस्क नहीं है, आज स्कूलों के अंदर टॉयलेट नहीं है, आज स्कूलों के अंदर पीने का पानी नहीं है। ये तुम लोगों के कुकर्म है 75 साल के। आज अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है तो तुम इनका मजाक उड़ाते हो। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता इनका जवाब देगी, जनता इनको तमाचा मारेगी। चुनाव के अंदर तमाचा मारा था, अब जनता इनको रोज तमाचा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बेअदबी का मुद्दा कितना पुराना है, पंजाब में जब देखो कोई ना कोई बेअदबी करता है। अब बेअदबी के खिलाफ मान साहब सख्त कानून लेके आ रहे हैं बेअदबी के खिलाफ। कांग्रेस वाले जो भी काम करते हैं बीजेपी से इजाजत लेके करते हैं। आज मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में बेअदबी का कानून आएगा, बीजेपी वालों से पूछ लो उसका समर्थन करना है कि उसकी खिलाफत करनी है। जो काम ये करते हैं बीजेपी से पूछ के करते हैं, एक दिन कहेंगे हम साथ हैं, दूसरे दिन कहेंगे हम खिलाफ हैं। आज किसान बहुत खुश है। पहले किसानों को बिजली रात को 3-3 बजे उठ के बिजली अपना खेत जोतना पड़ता था, रात को 3-3 बजे बिजली आती थी। आज 8-8 घंटे बिजली आ रही है, दिन में बिजली आ रही है। 2022 में जब हमारी सरकार बनी, केवल 20% पंजाब के खेतों में, केवल 20% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था। 70 साल में, 70 साल आजादी के बाद केवल 20% पंजाब में सिंचाई का पानी जाता था। आज 3 साल में 60% खेतों में सिंचाई का पानी जाता है, 60%। और अगले साल 31 मार्च तक का टारगेट रखा है, 90% किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी जाएगा अगले साल 31 मार्च तक। इन लोगों ने क्या किया 70 साल में? अगर हम 3 साल में कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते थे? ये भी कर सकते थे। इन्होंने केवल और केवल लूटने का काम किया, पंजाब का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने। केवल और केवल लूटने का। अपने इतने पैसे कमा लिए, इनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे घर बैठ के खाएंगे। आज इतना शानदार काम हो रहा है पंजाब के अंदर। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अंत पंत में 2022 में पंजाब की जनता ने गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक शानदार सरकार पंजाब के अंदर बनाई, जो अब इतना शानदार काम कर रही है हर महकमे में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर क्षेत्र के अंदर शानदार काम हो रहा है। मेरे को एक आदमी मिला, कहता जी मैंने तो सौं चुकी है, अब कभी जिंदगी में मैं बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को वोट नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, घर घर जाके आपको हर पंजाबी से ये सौं चुकवानी है कि अब कभी भी बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को वोट नहीं देंगे। 2 साल रह गए बस चुनाव के, फरवरी 2027 में चुनाव है। आने वाले दिनों में, अब आने वाले दिनों में हर बूथ के ऊपर, हर गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी। हम राजनीति में केवल राजनीति करने नहीं आए, समाज सेवा करने आए हैं। राजनीति हमें ऐसा मौका देती है कि हम जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पुण्य कमा सकते हैं। आने वाले समय में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, गांव-गांव के अंदर, वार्ड के अंदर, बूथ के ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। बहुत सारे समाज सेवा के काम आपको दिए जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा।
बस थोड़ा समय देना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतिशी ने बीजेपी पर मध्य वर्ग को परेशान करने का आरोप लगाया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की है। आतिशी ने कहा, बीजेपी सरकार ने दिल्ली के मध्य वर्ग को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने विशेष रूप से 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने पर लगे प्रतिबद्ध का जिक्र किया। उनका कहना था कि ये निर्णय बिना मध्य वर्ग के हालात को समझ लिया गया है, जिससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। आतिशी ने बताया कि मध्य वर्ग अपनी पुरानी जिंदगी मेहनत करके कार खरीदता है, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग जो अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए गाड़ी खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मिडिल क्लास परेशान है। चाहे लंबे लंबे पावर कट से परेशान है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम से परेशान है, चाहे प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस से परेशान है, और अब जो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उससे सारा मिडिल क्लास डरा हुआ है। लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं? मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हो सकता है कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ईएमआई पे खरीदें, एक छोटी गाड़ी ईएमआई पे खरीदें। ये एक मिडिल क्लास का सपना होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं कि 5 साल के लोन पे, 7 साल के लोन पे अपने परिवार के लिए गाड़ी ले लें। दिल्ली वाले और क्यों गाड़ी खरीदते हैं? महिलाएं इसलिए गाड़ी खरीदती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने महिलाओं को आज तक कभी सुरक्षा नहीं दी है। महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहां पे लोग बदतमीजी करते हैं। भाजपा वालों ने मार्शल्स को हटा दिया। महिलाएं सड़क पे नहीं जा सकती हैं, मेट्रो स्टेशन से, बस स्टैंड से घर नहीं आ सकती क्योंकि लड़के बदतमीजी करते हैं और कोई पुलिस नहीं होती है। इसलिए महिलाएं गाड़ी खरीदती हैं। बुजुर्ग क्यों गाड़ी खरीदते हैं? क्योंकि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर रात बेरात कहीं जाना हो। बुजुर्ग इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि घर से बाजार तक जाने में उनको एक साधन की जरूरत होती है, और अक्सर चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि मिडिल क्लास का, महिलाओं का, बुजुर्गों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि कितनी माइलेज थी उस गाड़ी की। वो गाड़ी क्या 50,000 किलोमीटर चली या 2 लाख किलोमीटर चली? वो गाड़ी वेल मेंटेन्ड है या वो गाड़ी पोल्यूटिंग है? भारतीय जनता पार्टी ने कार स्क्रैपर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, कार रिटेलर्स, कार डीलर्स, इन सबके साथ साठ गांठ करी कि 62 लाख परिवारों को नई गाड़ियां, नए 2 व्हीलर्स खरीदने पड़े। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक पेड़ मां के नाम पहल में यूपी सरकार की भागीदारी। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ में धर्मतारण गिरोह के कथित सरगना झांगुर बाबा की संपत्ति ध्वस्त करने के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झांगुर बाबा ने धर्मतारण के जरिए अनुकूल संपत्ति अर्जित की है और कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की है। अनिल राजभर ने इसे देशद्रोह के बराबर बताते हुए कहा कि इस गिरोह को नेटवर्क 40 देशों तक फैला हुआ है और ये देश के खिलाफ साजिश का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस मामले में खास समुदाय के पूर्व मंत्री समेत 18 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। देखिए, जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है।
गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम, लगभग काफी करोड़ का इस बार का टारगेट है। हालांकि इस पे विपक्ष का कहना यह, खास करके अजय राय ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 35 करोड़ पेड़ लगाए थे, वो पेड़ कहाँ गए, या उससे पहले जो लगाते हैं वृक्षारोपण के नाम पे, वो सब कहाँ चला जा रहा है, वो पेड़ कभी नजर क्यों नहीं आते? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया और आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण कराकर उस अभियान को सार्थक बनाने का काम किया है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो ग्रीन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र में एक भारी वृद्धि देखने को हमें मिली है। लेकिन जनता से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सरकार का कोई भी नारा तब चरितार्थ होता है, तब सफल होता है, तब सार्थक होता है, जब जनता अपने आप को उसमें भागीदार बनाती है, जनता अपने आप को उसमें जोड़ती है। और इसीलिए ये निरंतर इस कार्यक्रम को हम चलाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि कभी समाज को बचाने का, धरती को बचाने का काम करे। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही नहीं है। तो अजय राय को क्या जानकारी होगी? अजय राय को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ नकारात्मक बात करने के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ आता ही नहीं। तो अजय राय से हम लोग क्या उम्मीद करें? उनके नेता से हम लोग क्या उम्मीद करें? लेकिन सरकार हमेशा इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने पूरे दुनिया के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, धरती माँ की सेहत को ठीक करने के लिए आज उनके नेतृत्व में पूरे दुनिया की को इस ग्लोबल जो वातावरण खराब हुआ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत ने लिया है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इतना बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता से अपील करना चाहते हैं कि लगातार जो सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जो इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, उसमें आप सब लोग अपने आप को भागीदार बनावें, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा, ये अभियान पूरा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस को सीपीआई का समर्थन कराने का आरोप। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने ट्रेड यूनियनों के भारत बंद को लेकर कहा कि ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल नहीं बल्कि सीपीआई है जिसका कांग्रेस समर्थन कर रही है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, सीपीआई भले ही खुद को पूरे देश का प्रतिनिधि मानती है, लेकिन वे असल में केरल तक सीमित एक छोटी सी राजनीतिक ताकत है। Yeah, first of all, it is not a nationwide strike. It is a strike called by the CPM and supported by the Congress. And while the CPM may think that they represent the nation, they are an extremely small political force limited to Kerala. And it is extremely ironic that a party that has been in government for 9 years and has very systematically destroyed the economy of Kerala, where Kerala is today borrowing at the rate of 100 crores a day,
survives only on the basis of debt, and is a state that today has no money to spend on healthcare, no money to spend on education, no money to pay its farmers, no money to pay its government officials and pensioners, is today talking about having a strike and making the life of common citizens hell. Kerala government must wake up to the realization, the CPM government, that the highest unemployment in this country is in Kerala, the highest inflation is in Kerala, the lowest investment is in Kerala, and the more they keep doing this from Karl Marx's dusted, dead philosophy and ideology of strikes and blocking work, less and less investments will come, and the youngsters and the youth of Kerala will flee Kerala to study and work abroad and work in other states. We are today losing our talent, losing our youth, and because we are losing our youth, we are losing investments. So this is a very, very dead, old political strategy by a very, very dying political ideology and party that is aimed at distracting the people from all the failures, including the tragic death of Bindu in Kottayam, the revelations of how the Trivandrum Medical College, the capital city of our state, has been given no money for equipment. And across the state, you know that people cannot go to hospitals and get admitted in any government hospital because the government of Kerala has not paid the arrears under PM Ayushman or the Karunya scheme, which is probably why the chief minister has to go get treated abroad. The ministers of the CPM government, the so-called pro-poor, the bourgeois, proletariat ideology speaking people, only go to private hospitals for their treatment. The government hospitals, which are the mainstay of what common people seek, has been devastated by the poor economic management of the state. And even then, they will say, we want strikes and we want to make sure that companies and offices don't remain open. You said that the party is going to kickstart this local body elections. Yes, our most respected Honorable Home Minister is Amit Shah ji is arriving in Trivandrum on the 11th evening. He will participate in the inauguration of the state office, in the new office. And at 12:30 on that day, he will preside over and speak at a meeting of all the Karyakartas of the party's 8 districts. And other 8 districts, other 10 districts will be, the other 6 districts will be connected live to him via digital platforms, and he will essentially kick off our party's and NDA's campaign for the local body elections coming up in November 2025. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का पुलिस एनकाउंटर पर सवाल। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का पुलिस एनकाउंटर पर सवाल। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने पुलिस एनकाउंटर की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, एक एनकाउंटर कई बार सच को छुपा देता है, कभी कभी तो एनकाउंटर खुद सच में ही टकरा जाता है। मनोज झा ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रोज हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यहाँ सरकार नाम की भी कोई चीज नहीं है। सबसे पहले बिहार में एक मर्डर किया गया था गोपाल सिंह, आज के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ना कि एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विश्वविद्यालय के विकास, पत्रकारिता, शिक्षा और गुणवत्ता सुधार और संचार क्षेत्र में नवाचार बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण 14 में भारत था कमजोर अर्थव्यवस्था, आज स्थिति बेहतर। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की आर्थिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तब भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। उन्होंने कहा कि आज भारत एक शानदार अर्थव्यवस्था बन चुका है। विशेष रूप से विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 4थे स्थान पर आ चुका है। सैयद जाफर ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत जीडीपी के मामलों में भी 4थे स्थान पर पहुंच जाएगा। चर्चा करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी
तो उस वक्त पूरे दुनिया में एक ही डंका बज रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, जो सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत का नाम आता था। आज वो नाम बदल के हो गया है फैबुलस 4। अब जब मैं कहता हूं फैबुलस 4 दुनिया में, तो सिर्फ ये मैं इस वक्त नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने वेस्ट इंग्लैंड के साथ जो अभी टेस्ट जीता उसके बाद इंडिया की क्रिकेट रैंकिंग जो है फैबुलस 4 हो गई, बल्कि भारत का सम्मान बढ़ा है। जो अर्थव्यवस्था में तो भारत चौथे स्थान पे नॉक कर ही रहा है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व्स के बेसिस पे देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे, तो हम ऑलरेडी चौथे स्थान पे है, लेकिन जीडीपी के बेसिस पे हम बिल्कुल नॉक कर रहे हैं और जो थोड़े समय में हम चौथे स्थान पे भी आ जाएंगे। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे हम 697 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके बेसिस पे हम चौथे स्थान में है। लेकिन अभी जो मैं फैबुलस 4 की बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जो समाज में इक्वालिटी है उसके बारे में आया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि, और बहुत गर्वान्वित होकर कह रहा हूं कि पिछले 11 साल में जो हमने तरक्की की है, देश को ऊंचाई पे ले जाके खड़ा किया है, लेकिन मोदी सरकार ने कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ा। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इक्वालिटी है समाज में वो भी हमने ध्यान रखा, उसका भी पूरा ध्यान हमने रखा। आज देखिए जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जिनी इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो मापता है कि समाज में इनइक्वालिटी और इक्वालिटी किस तरह से है, उसको मापता है। अगर आपका रिपोर्ट देखे तो जो हमारे दो पहले रिपोर्ट थी उसमें 28.5 जो है, जो जिनी इंडेक्स था उसका रैंकिंग था 28.5। उसके बेसिस पे हम जो है बहुत इनइक्वालिटी हमारे समाज में थी, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से बढ़ा है उसमें पिछले रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आया है, सो 25.2 का इंडेक्स का जो नंबर है, उसके बेसिस पे हम जो है दुनिया के 4वीं जो है ऐसी सोसाइटी है जो जिसमें समानता है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS